Welcome back. In this particular video, I am going to discuss about the solution of chapter number 6, that is flow of control in Python programming of computer science grade 11. This is part number 1 for this particular chapter solution and all the questions are taken from the NCERT textbook. Namaste student, this is Sanjay and welcome back to my YouTube channel Tech Tip Now. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. But before that, I would like to request you that please subscribe my channel यदि आपने अभी तक नहीं किया है या आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं. And if you really like this video, then please don't forget to like and share it as well. So let's move to the question number 1 now. Now here it is asking that what is the difference between else and elif construct of if statement. Now we all know that if statement is basically used for implementing what conditions. And जब कंडीशन इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो या तो सिंगल कंडीशन हो सकती है या सिंगल से ज़्यादा भी हो सकती है. अगर आप सिंगल कंडीशन इंप्लीमेंट करते हैं तो केवल एक इफ स्टेटमेंट से हमारा काम चल जाता है और जब आप केवल एक इफ स्टेटमेंट लगाते हैं तो ऑब्वियसली उसके साथ कई बार हम यूज़ करते हैं एल्स स्टेटमेंट को. रीज़न ये होता है कि कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी. इफ का स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होता है जब उसके साथ जो कंडीशन अटैच्ड होती है वो ट्रू होती है. अगर कंडीशन फॉल्स हो गई उस स्थिति में यदि आप कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो हम हमेशा एल्स पार्ट में लिखते हैं. बात आती है मल्टीपल कंडीशन की. मल्टीपल कंडीशन के केस में यदि केवल एक इफ से हमारा काम नहीं बनता है तो हमें एक से ज़्यादा इफ स्टेटमेंट को एक साथ प्रयोग करना पड़ता है और ऐसी सिचुएशन में हम इस्तेमाल करते हैं एलिफ स्टेटमेंट का. सो जहाँ तक बात है एल्स और एलिफ के बीच के डिफरेंस की, सो वी कैन से दैट कि एलिफ स्टेटमेंट जो होता है ऑब्वियसली वो एक प्रकार का इफ स्टेटमेंट ही होता है जहाँ पे हम हमेशा एक कंडीशन उसके साथ अटैच करते हैं या मेंशन करते हैं. बट जो एल्स पार्ट होता है उसके साथ कभी भी कोई कंडीशन इन्वॉल्व या अटैच्ड नहीं होती है. सिमिलरली जो एलिफ स्टेटमेंट होता है इट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन गिवन कंडीशन इज ट्रू. ऑब्वियसली क्योंकि हम एलिफ के साथ एक कंडीशन इन्वॉल्व करते हैं तो जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी एलिफ के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा होता है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता है. एल्स स्टेटमेंट की जहां तक बात है तो वो तो तभी एग्जीक्यूट होता है जब इफ में जो कंडीशन दी हुई होती है वो फॉल्स हो जाती है. सो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ रहा होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेंज फंक्शन. गिव वन एग्जांपल. It is a very good question and also it is very important to understand what exactly this range function do. We all know that as it name implies, range का मतलब होता है कोई एक रेंज की हम बात कर रहे हैं. वो रेंज कहीं से उसकी एक स्टार्टिंग वैल्यू होगी और एक उसकी क्या होगी, एक एंडिंग वैल्यू होती है. सो ये जो फंक्शन पाइथन में बनाया गया है ये बेसिकली इसी मकसद से बनाया गया है कि हम कोई एक रेंज ऑफ वैल्यूज को जनरेट कर सकें किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए. जहां तक बात है इसके डेफिनेशन की, सो बेसिकली तो रेंज फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन होता है हमारे पाइथन लैंग्वेज में जिसका इस्तेमाल हम करते हैं जनरेट करने के लिए नंबर्स को. और ये नंबर्स एक सीक्वेंस में होते हैं और इनकी एक स्टार्टिंग इंटीजर होती है और एक स्टॉपिंग इंटीजर होती है. मतलब हम जब कोई रेंज फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हम जैसे मेंशन करते हैं 1 to 10 तो ये जो वैल्यूज जनरेट करेगा ये 1 से लेकर 9 तक की रेंज वैल्यूज को जनरेट करता है. एंड दे ऑल आर इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, ऑब्वियसली 1 2 3 4 एंड सो ऑन. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो सीक्वेंस की बात हम कर रहे हैं पाइथन में सीक्वेंस हमेशा लिस्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, टपल्स के फॉर्म में भी हो सकता है, डिक्शनरी के भी फॉर्म में हो सकता है. तो बाय डिफॉल्ट जो बेसिक हमारी सीक्वेंस होती है वो हमेशा लिस्ट में होती है. तो यदि आप रेंज फंक्शन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज को रिटर्न करता है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी यूज रेंज फंक्शन. ऑब्वियसली जब भी आपको कोई रेंज फंक्शन इस्तेमाल करना है, से फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक लिस्ट ली L, अगर मैं यहाँ पे जाके इसका एक मेथड ले लूँ लिस्ट और इसके अंदर मैं इस मेथड को कॉल करूँ और मैं सिर्फ इसके अंदर 10 को लिख दूं तो इसका मतलब ये 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू को इस L में स्टोर कर देगा. और अगर उसके बाद में आप प्रिंट करते हैं L को तो इट विल डेफिनेटली रिटर्न यू व्हाट 0 1 एंड सो ऑन. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ दिस रेंज फंक्शन. नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट यूज किया है रेंज के अंदर. इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट 0 से करेगा और एंड करेगा जो भी वैल्यूज हमने मेंशन की है
उसके -1 से। अगर मैंने 10 लिया है तो ये 9 तक ही रन करता है। आइडियली जो रेंज फंक्शन हम यूज करते हैं उसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है उसमें हम हमेशा लिखते हैं स्टार्ट, देन वी राइट स्टॉप एंड ऑल्सो वी मेंशन द स्टेप्स। नाउ ये जो 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इसमें स्टेप जो होता है वो हमारा ऑप्शनल होता है, स्टार्ट भी जो होता है वो भी हमारा ऑप्शनल होता है। मतलब आपको एटलीस्ट एक आर्ग्यूमेंट पास करना होता है और केवल एक आर्ग्यूमेंट जब आप पास करते हो दैट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज व्हाट योर स्टॉप आर्ग्यूमेंट। बात है स्टार्ट आर्ग्यूमेंट की, इसका मतलब आप स्टार्टिंग वैल्यू मेंशन कर सकते हैं, दैट इज यू कैन से द स्टार्टिंग नंबर ऑफ सीक्वेंस या लोअर लिमिट हम इसे कह सकते हैं। जहां तक है बात स्टॉप की तो आपको समझ में आ रहा होगा दैट इज एक्चुअली द एंडिंग पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। और ये जो एंडिंग पॉइंट होता है, जो भी वैल्यू हम मेंशन करते हैं स्टॉप के लिए उसका -1 होता है या उसके प्रीवियस वैल्यू को तक होता है। इसे हम अपर लिमिट के रूप से भी जानते हैं। जहां तक है बात स्टेप की, अगर आप इसे मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट देखते हैं ये हमेशा इन 2 नंबर ऑफ सीक्वेंस के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज ऑलवेज 1। बट यदि आप इस डिफरेंस को बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए हम स्टेप वैल्यू को मेंशन कर सकते हैं। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं जहां पे मैं फॉर लूप इन्वॉल्व करूंगा इस रेंज के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस रेंज को लूप के साथ यूज करते हैं क्योंकि वहां पर ये रेंज सीक्वेंस जनरेटर का वर्क करता है। तो चलिए मैं एक फॉर लूप के साथ इसको समझाने की कोशिश करता हूं। से फॉर एग्जांपल आई टेक दिस फॉर, हियर आई टेक दिस आई से इन, देन आई टेक दिस रेंज और यहां पे मैं बोलता हूं स्टार्ट करो 2 से 20 तक एंड एवरी टाइम यू इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय 2 एंड देन यू जस्ट ट्राई टू प्रिंट से आई। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका जो एग्जीक्यूशन होगा वो स्टार्ट होगा 2 से। आई की फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो 2 से इनिशियलाइज हो जाएगी बिकॉज वी आर प्रिंटिंग आई, सो इट विल डिस्प्ले 2। आफ्टर दैट इट विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ आई बाई 2, सो द नेक्स्ट वैल्यू विल बी 4 एंड वो चेक करेगा स्टॉप तो नहीं करना है, तो 4 इज लेस देन 20, सो ऑब्वियसली यहाँ पे ये 4 दिखाएगा। देन दिस इज हाउ 6 अप टू 18. So this is how we can understand what is the purpose of this range function. Let's move to the next question now. Now it is asking that differentiate between break and continue statement using example. It is also very good question. Now we all know that कि break जो keyword होता है as it name implies किसी भी block of code को terminate करने के लिए हम use करते हैं। block of code की जब हम बात करते हैं, now we all know that कि programming is what basically building blocks. लाइक आप अपने प्रोग्राम में इफ का ब्लॉक यूज करते हैं, फॉर का ब्लॉक यूज करते हैं, समटाइम्स यू यूज व्हाइल का ब्लॉक। सो ये जितने भी ब्लॉक्स होते हैं इन ब्लॉक्स के अंदर से फॉर एग्जांपल इफ यू टेक दिस ब्रेक और ये ब्रेक अगर एनकाउंटर्ड होता है तो वो इस पूरे ब्लॉक को क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। वी नेवर से कि हमारा प्रोग्राम से हम एग्जिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रेक, इट ओनली टर्मिनेट्स व्हाट योर ब्लॉक ऑफ कोड। जहां तक बात है हमारे कंटिन्यू स्टेटमेंट की, हम हमेशा कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करते हैं हमारे लूप के साथ, या जो लूप का ब्लॉक होता है उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। पर्पस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड कि यदि कंटिन्यू स्टेटमेंट किसी लूप के अंदर एनकाउंटर्ड होगा या प्राप्त होगा या एग्जीक्यूट होगा तो वो उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिपीटेशन को स्किप करेगा और सीधे नेक्स्ट रिपीटेशन पे जंप कर जाता है। सो जहां तक बात है इन दोनों के डिफरेंस की, सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट ब्रेक कैन बी यूज विथ एनी ब्लॉक ऑफ कोड, चाहे वो इफ स्टेटमेंट हो या व्हाइल लूप हो या फॉर लूप हो, बट कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम सिर्फ और सिर्फ लूप के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा मैंने आपसे बोला कि ब्रेक जो होता है इट टर्मिनेट्स ए ब्लॉक ऑफ कोड whenever it is encountered and jumps to the next block, and continue always skips the current iteration whenever encountered and jumps to the next iteration. You can see here I have written one example जहां पे मैं एक रेंज ले रहा हूं 10 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू को। मैंने बोला कि यदि i की वैल्यू 5 होती है तो आप इस ब्लॉक को टर्मिनेट कर दो एंड उसके बाद में प्रिंट करना है हमें बाय को। तो होगा क्या कि जैसे ही ये ब्रेक एनकाउंटर होगा ऑब्वियसली 0 1 2 3 4 तक ये चलेगा, जैसे ही ये 5 आएगा ये लूप मेरा टर्मिनेट होगा और इसके बाहर जो अगला कोड है दैट इज माई प्रिंट बाय, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। जहां तक बात है हमारे कंटिन्यू स्टेटमेंट के एग्जाम्पल की, सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, बस हमने यहाँ पे कंटिन्यू यूज किया है।
होगा क्या कि जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी, इमीडिएटली कंटिन्यू एनकाउंटर होगा और ये इस 5 नंबर को स्किप करेगा और स्किप करने के बाद सीधे क्या कर देगा, 6 नंबर वैल्यू को कंसीडर करेगा और आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक मैंने ये कर दी है कि मुझे इस ब्रेक के नीचे एक प्रिंट आई स्टेटमेंट लिखना चाहिए था, तब ये आउटपुट कुछ इस तरह से आपको दिखता। तो चलिए एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को हम पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो यू कैन सी दिस इज माई प्रोग्राम फॉर ब्रेक स्टेटमेंट। चलिए मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं आपको। नाउ यू कैन सी जैसे ही मेरे i की वैल्यू 5 हुई, मेरा ये लूप टर्मिनेट हो गया और टर्मिनेट होने के बाद लूप के बाहर का जो स्टेटमेंट है बाय, उसे इसने डिस्प्ले किया है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस ब्रेक स्टेटमेंट। एंड जब बात करते हैं हम कंटिन्यू स्टेटमेंट की, तो यदि मैं इस जगह पे लिख देता हूं कंटिन्यू, देन सी व्हाट हैपेंस। नाउ यू कैन सी जैसे ही i की वैल्यू 5 हुई, कंटिन्यू ने उस इटरेशन को स्किप कर दिया, सीधे नेक्स्ट इटरेशन पे पहुंचा एंड देन उसने सबको डिस्प्ले किया एंड ऑब्वियसली फॉर के बाहर आने के बाद उसने बाय मैसेज को भी प्रिंट कर दिया है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इट इज आस्किंग दैट व्हाट इज एन इनफाइनाइट लूप, गिव वन एग्जाम्पल। देखिए जब हम लूप की बात करते हैं ना, तो लूप हमेशा क्या होता है, फाइनाइट ही होता है, राइट। द रीजन इज व्हाट, बेसिकली क्योंकि लूप के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट तब तक चलता है जब तक उसमें जो कंडीशन हम मेंशन करते हैं वो हमेशा क्या होती है, आपके ट्रू होती है। जैसे ही लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लूप का एग्जीक्यूशन या रिपीटेशन स्टॉप हो जाता है, या हम यूं कह सकते हैं कि लूप का टर्मिनेशन हो जाता है। बात आती है इनफाइनाइट लूप की, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, इनफाइनाइट लूप इट्स अ काइंड ऑफ एरर, राइट। यदि कोई आप प्रोग्रामेटिकली एरर करते हैं तो उस वजह से हमारा लूप इनफाइनाइट टाइम में जाता है। और लूप इनफाइनाइट टाइम में तभी जाएगा जब हमारे लूप की जो कंडीशन होती है वो कभी फॉल्स ना हो, क्योंकि जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी हमारा लूप टर्मिनेट ही नहीं होगा। तो लूप का इनफाइनाइट में जाने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब होता है कि इट नेवर एंड्स, एंड वी कैन से इफ गिवन कंडीशन ऑफ लूप रिमेन्स ट्रू, इट गोज इनटू इनफाइनाइट रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन। जहां तक एग्जाम्पल की बात है, ये मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। यू कैन ऑब्जर्व दैट i की मैंने इनिशियल वैल्यू 10 डाली हुई है और कंडीशन में मैंने लिख दिया है i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो इसका मतलब तो अब यहां पर आप देखेंगे मैं हर बार i की वैल्यू को अपडेट 1 से कर रहा हूं, मतलब नेक्स्ट टाइम ये 11 होगा, 12 होगा एंड सो ऑन। और कंडीशन में ये बोल रहा है कि जब तक i की वैल्यू 10 के बराबर या उसके बड़ी हो, तो इसका मतलब तो ये कंडीशन हमेशा ही ट्रू हो जाएगी और इस सिचुएशन में मेरा ये जो लूप है वो इनफाइनाइट टाइम रन हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि यदि मैं सपोज, रीजन का मतलब ये है कि दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि या तो मैं इस अपडेट स्टेटमेंट को लूं ही ना, तो अगर मैं अपडेट स्टेटमेंट लूंगा ही नहीं तो ये वैल्यू अपडेट i की नहीं होगी, तो कंडीशन फिर चेक कैसे होगी। इसका मतलब ये हुआ कि फिर भी ये लूप हमारा इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा। चलिए इसे एक बार रन करके हम देखते हैं। दिस इज माई प्रोग्राम, जहां पर मैंने ये सेम प्रोग्राम लिखा हुआ है। चलिए इसे रन करते हैं। यहां पे मैंने कोई अपडेट स्टेटमेंट नहीं डाला है। नाउ यू कैन सी ये कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट टर्म्स चलते जा रहा है, कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है। सो मैं इसे अब क्लोज करता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि अपडेट स्टेटमेंट नहीं देने से क्या हो रहा है। और अगर मैं यहां पे लिखता हूं x इक्वल टू एक्स प्लस 1, देन अगेन यू कैन सी हमारा ये प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में जा चुका है। So this is how we can understand what is infinite loop. So let's move to the next question now. Here it is saying that find the output of the following program segment. हमें इन कोड सेगमेंट का आउटपुट जज करना है क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पर ये बोल रहा है कि a की इनिशियल वैल्यू हमने डाली 110 और हमने while लूप लिया है जहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं कि जब तक a की वैल्यू 100 से ज्यादा है तब तक इसे प्रिंट करो और हर एक रिपीटेशन में a की वैल्यू a इक्वल टू -2, मतलब 2 से क्या कर दो, माइनस कर दो। ये जो असाइनमेंट है -2, इसका मतलब होता है a इक्वल टू a-2। तो फर्स्ट टाइम इट इज 110, तो ये चेक करेगा 110 इज ग्रेटर देन, सो ये 110 को डिस्प्ले करेगा। देन नेक्स्ट टाइम ये माइनस होगा 108 सॉरी, सो वो भी डिस्प्ले होगा। देन 106 भी होगा, 104 भी होगा, 102 भी होगा। और जैसे ही ये 100 होगा कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी
फॉल्स होने के बाद मेरा लूप ये टर्मिनेट हो जाएगा. So this is how we can understand how the output will be of this particular question. Let's move to the next question now. Here you can see one for loop is taken and यहाँ पे हमने range function use किया है. You can see here this is my starting value, this is my stopping value and this is my number of steps. कितने से हमारा difference आएगा और on the basis of that हमें ये print करना है. Because 20 से start हो रहा है तो 20 first होगा, 2 से जंप करेगा 22 आएगा, देन ऑब्वियसली 24, 26, 28 एंड जैसे ही ये 30 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 30 माइनस 1 29 तक की ये वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकता है, राइट. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. द नेक्स्ट कोड सेगमेंट इज व्हाट, कंट्री इक्वल टू इंडिया, फॉर आई इन कंट्री प्रिंट आई. दिस इज कॉल्ड string iteration. This particular example is what, this is you can say string iteration. Now one thing you always remember that कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि range function जो values return करता है that is actually called sequence of numbers. ये जो sequence of numbers होते हैं ये mainly list के फॉर्म में होते हैं. ये जो string आप देख रहे हैं that is also a type of list. तो कोई भी list हो, फॉर लूप उससे इटरेशन करता है. तो कंट्री यहां पर एक लिस्ट के रूप में बिहेव कर रही है ऑल्दो इट इज ए स्ट्रिंग. सो ये जो लूप होगा ये इस लूप के एक एक कैरेक्टर्स को इंडिविजुअली क्या करेगा, कंसीडर करेगा आई में और उन सारी वैल्यूज को क्या करेगा, ये डिस्प्ले करते चले जाएगा. जैसे ही वाई के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर ब्लैंक इसे मिलेगा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा. सो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा C, देन O, देन U, देन N, देन T, देन R, देन Y. तो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को I लेके आपको डिस्प्ले कर देगा. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम. चलिए इस प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं. सो दिस इज माई प्रोग्राम, लेट्स रन इट. सो नाउ यू कैन सी हियर इट इज इंडिया, राइट. सो इस तरह से हमें समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा. मैंने यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी. एक्चुअली इट शुड बी इंडिया बिकॉज कंट्री की वैल्यू हमने इंडिया ली हुई है. सो दिस इज माय मिस्टेक, इट इज इंडिया एक्चुअली. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Now the question number 4 का जो कोड सेगमेंट है, इट इज सेइंग दैट आई का इनिशियल वैल्यू 0 है, सम इक्वल टू 0. क्वेश्चन इज दैट जब तक आई की वैल्यू 9 से कम है तब तक ये लूप मेरा रन करेगा. नाउ इसके अंदर जैसे ही हम जाएंगे, आई की इनिशियल वैल्यू 0 है, 0 को 4 से मॉड करेंगे 0 आ जाएगा. तो इसका मतलब ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई. तो सम विच इज अगेन 0, तो इस 0 प्लस 0 इक्वल टू सम की वैल्यू क्या जाएगी, 0 हो जाएगी. देन आई की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट होगी, सो द नेक्स्ट वैल्यू आई की 2 होगी. नाउ 2 इज लेस देन 9, 2 मॉड 4 इक्वल टू 0, नो, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे 2 ही रिमाइंडर होगा. फिर ये 4 हो जाएगा. नाउ 4 मॉड 4 अगर करेंगे तो ऑब्वियसली ये ट्रू होगा, 4 प्लस 0 4 हो जाएगा. एंड सिमिलरली जब ये 6 होगा, नहीं होगा डिवीजन, 8 पे डिवीजन होगा क्योंकि पूरा डिवीजन हो रहा है 4 से, सो ये कंडीशन ट्रू होगी. देन 8 प्लस 4 ये क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा. और जैसे ही ये 10 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. सो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 12 ओनली. सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. हियर इट इज सेइंग दैट फॉर x इन रेंज 1 to 4, फॉर y इन रेंज 2 to 4. इट इज बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड फॉर लूप जहां पे x एक काउंटर है और y इनर काउंटर है. और यहाँ पे कंडीशन ये बोल रहा है कि x से y को मल्टीप्लाई करो और अगर उसकी वैल्यू 10 से ज्यादा हो रही है तो ब्रेक कर दो, या फिर आप कंटिन्यूसली सारे x इंटू वाई को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को डिस्प्ले करो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल टू 1, y इक्वल टू ऑब्वियसली ये ट्रू होगा, 2 हो जाएगा. 2 इंटू 1 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 10, नहीं फॉल्स है, सो ये डिस्प्ले करेगा 2. देन y की वैल्यू 3 होगी, 3 इंटू 1 नहीं, 4 होगी, मतलब फिर से 4 इंटू 1 करेगा तो भी कंडीशन मेरी फॉल्स है. इसके बाद जब ये एग्जिट करेगा, बिकॉज 5 है तो 4 तक ही चलेगा ये, फिर x की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी. ना 2 के बाद y फिर से स्टार्ट करेगा 2 से, सो अगेन 2 2 जा 4 विच इज अगेन ग्रेटर देन 10, फॉल्स है, सो ब्रेक नहीं होगा. देन 4 के बाद ऑब्वियसली ये 3 होगा तो
2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8 पूरा चलेगा। जैसे ही एग्जिट करेगा 3 हो जाएगी x की वैल्यू। नाउ 3 इंटू 2 ऑब्वियसली 6, देन 3 इंटू 3 9 एंड इसके बाद में जैसे ही 3 इंटू 4 12 होगा, ये ब्रेक करेगा और हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी विल गेट द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। चलिए इसे हम एक बार पाइथन शेल पे रन करके देखते हैं। सो दिस इज माई प्रोग्राम, लेट्स ट्राई टू रन दिस। So now you can see it is showing you 2 3 4 4 6 8, then your 6 and 9. So this is how we can understand the output of this program. Let's move to the next question now. Now in this code segment you can see here it is saying that var equal to 7, then while var is greater than 0, आप इस var की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए करंट वेरिएबल वैल्यू के नाम से। उसके बाद इसकी वैल्यू 1 से माइनस होगी, देन उसके बाद एक कंडीशन है, अगर 3 होती है तो लूप टर्मिनेट होगा, अदरवाइज उसके अंदर पे जाके फिर से इफ स्टेटमेंट में 6 होगा तो वैल्यू माइनस होगी और स्किप हो जाएगा कंटिन्यू से, और प्रिंट करेगा गुड बाय अगर ये कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं होती है। चलिए इसे रन करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। से फॉर एग्जांपल वेर की इनिशियल वैल्यू है 7, तो जैसे ही 7 इज ग्रेटर देन 0 करंट वैल्यू वेर की डिस्प्ले हो जाएगी 7, अंदर जाएगा 7 की वैल्यू -1 होगी, मतलब अब ये हो जाएगी 6, तो इसकी हो गई वैल्यू 6। नाउ 6 इक्वल टू 3 फॉल्स है, एल्स के अंदर जाएगा 6 इक्वल टू 6 ट्रू है, सो इसका मतलब है वेरिएबल की वैल्यू -1 होगी, मतलब 6 - 1 ये 5 हो जाएगा। आफ्टर दैट ये बोल रहा है कंटिन्यू करना है, मतलब ये पार्ट नहीं एग्जीक्यूट होगा, सीधे स्किप हो जाएगा, सीधे यहाँ से कंट्रोल मेरा चले जाएगा यहाँ कंडीशन में 5 इज ग्रेटर देन 0, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, सो दैट 5 प्रिंट हो जाएगा। 5 - 1 अब करंट वैल्यू वेरिएबल की 4 होगी। नाउ 4 इक्वल टू 3 फॉल्स है, एल्स में जाएगा, 4 इक्वल टू 6 फॉल्स होगा। अब क्या होगा, ये इस वैल्यू को प्रिंट गुड बाय को डिस्प्ले करेगा, तो यहाँ पर आपको मैसेज मिलेगा गुड बाय, क्योंकि अब कोई स्किपिंग नहीं हो रही है। एंड इसके बाद जैसे ही इसे एग्जिट करेगा तो इस गुड बाय के बाद वापस मेरा ये कंडीशन चेक होगा व्हाइल लूप में, और ये 4 जो है ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है, सो इसका मतलब अब इसकी वैल्यू 4 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी गुड बाय के बाद। एंड देन जैसे ही 4 - 1 ये 3 होगा, 3 इक्वल टू 3 ट्रू होगा, ब्रेक होगा, इस लूप से टर्मिनेट करेगा। चूंकि इसके आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है तो मेरा पूरा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा और मेरा जो आउटपुट होगा दिस विल बी लाइक 7 5 गुड बाय देन 4। चलिए इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई प्रोग्राम। चलिए इसे रन करते हैं। Here you can see the result, the 7, then 5, then your goodbye and then 4. So I hope आपको कैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है, कैसे वैल्यूज चेंज हो रही हैं और किस तरह से वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। So these are the solution of some question of this particular chapter. अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में देखेंगे। Till then, keep practicing, keep learning, and thank you very much for watching this video.